तो शटरिंग के क्लास में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। फॉर्मल क्लास में हम लोग वर्टिकल के बारे में पढ़े कि बीच में वर्टिकल होता है, ऐसा जो है ऊपर में यू हेड रहता है, नीचे में बेस प्लेट रहता है। बेस प्लेट में भी जैकिंग सिस्टम हो सकता है, यू हेड में भी जैकिंग सिस्टम हो सकता है, और जो वर्टिकल रास्ता है मेन मेंबर उसमें भी जैकिंग सिस्टम रह सकता है। मेंबर ऐसा ऊपर नीचे खुल सकता है। जैकिंग सिस्टम मतलब आप उसको स्क्रू सिस्टम से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो वर्टिकल का केस है। इसमें एक चीज़ और देखना है कि वर्टिकल जैसे एस फ्रेम में भी आ जाएगा, लेजर में भी आ जाएगा, कपलक में भी आ जाएगा, सभी वर्टिकल रहता है। लेकिन क्या है कि वर्टिकल्स जो हम लोग रूफ के लिए लगाते हैं जनरली, तो 3 मीटर, मिनिमम 3 मीटर का डिस्टेंस होता है, हाइट होता है। इंडस्ट्रियल में जाएंगे तो 4.5 मीटर से कम का तो रहेगा नहीं। तो उसमें क्या है कि मैं एक ड्राइंग करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, ड्राइंग से देखिए, बोर्ड हमारे पास उतना अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम। सपोज कीजिए कि ये आप वर्टिकल लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा ऐसा वर्टिकल है, प्लान में ऐसा चार हम ड्रॉ करके रखते हैं, ठीक है। ऐसा वर्टिकल आपने ये लगाया है, ठीक है, ये प्लान है, ठीक है, ये वर्टिकल लगाया है। आपको बताया कि जो रूफ है, जो रूफ स्लैब होता है, उसका आप रख लीजिए कि मिनिमम 3 मीटर का हाइट होता है, ठीक है। अब ये वर्टिकल लेजर का हो सकता है, ये वर्टिकल आपको कपलक का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो ये आप पाएंगे कि इसमें हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन का चांसेस रहता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो वर्टिकल आप लगाते हैं, ये वर्टिकल डाल है, ठीक है, ऐसा वर्टिकल अगर डाल रहे हैं तो जब रूफ का लोडिंग होता है कंक्रीटिंग में, कंक्रीटिंग के समय रूफ का जब लोडिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि डिफ्लेक्ट कर रहा है सर, तो ये शटरिंग पूरा का पूरा रूफ आपका कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वर्टिकल जो है उसमें हॉरिजॉन्टल ऐसा हम क्लैंप करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल हमेशा लेज़र का ही, लेज़र पाइप का ही होता है, 40 mm डाया का, यानी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लान में हम बता रहे हैं। और अगर इसको एलिवेशन में देखें तो ये अगर वर्टिकल है, सपोज कि ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल आप लगाया है, तो ये ढंग से हॉरिजॉन्टल भी क्लैंपिंग हम लोग लेजर को करते हैं, ठीक है। अगर हाइट अधिक है, ये हाइट अगर अधिक ले लिया है स्ट्रक्चर, है ना, अगर हाइट अधिक ले लिया है, मीन्स जहाँ पर आप डाल रहे हैं और जो रूफ स्लैब कंक्रीट करना है या जो भी है, अगर हाइट अधिक है तो हम इसमें डायगोनल का भी प्रोविज़न रखते हैं, ठीक है। ऐसा डायगोनल देंगे, इसको स्टेबल करने के लिए ऐसा डायगोनल देंगे, इस ढंग से डायगोनल भी दे सकते हैं ताकि एडिशनल सेफ्टी रहे। ध्यान देने वाला बात क्या है, जब आप डायगोनल और हॉरिजॉन्टल लगाने की आप कोशिश करेंगे तो दो तीन डाटा जो है सो आपको इनकाउंटर होगा। वो डाटा कौन कौन सा इनकाउंटर हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो लेजर होता है, ठीक है, ये जो लेजर है, लेजर पाइप, उसका लेंथ 6 मीटर होता है। 6 मीटर में ही सप्लाई है लेजर पाइप का लेंथ। उसके बाद जो वर्टिकल इस ढंग से होता है, ठीक है, और इसमें लेजर पाइप लगाता है, क्लैंप करता है, ठीक है, ऐसा क्लैंपिंग होता है। तो जाहिर है कि एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल का जो डिस्टेंस है वो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ताकि आप नंबर ऑफ क्लैंप्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जनरली बट ये जो शटरिंग डिजाइन होता है, शटरिंग डिजाइन होता है तो हर वर्टिकल के ऊपर में लोड निकाला जाता है। इससे गवर्न होता है
कि एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल क्लैंपिंग करेंगे तो नंबर ऑफ क्लैंप निकल जाएगा हमारा कितना है। नॉर्मली जो हम लोग प्लानिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लानिंग के लिए जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्लानिंग पर्पस जो यूज करते हैं, 6 मीटर लेंथ अगर लेजर पाइप है तो उसके लिए 5 क्लैंप्स यूज होता है। क्लैंप आपको मालूम है कि नहीं, ये आप हमको मैसेज में बताइए। 5 क्लैंप, ठीक है, 6 मीटर के लिए 5 क्लैंप का यूज होता है। लोड डिजाइन, लोड कैलकुलेशन सभी अलग बात है। हम अरेंजमेंट के बारे में बता रहे थे, वर्टिकल्स के बारे में बताया, यू हेड बेस प्लेट के बारे में बता रहे थे कि इसमें अगर हमको एडिशनल सेफ्टी लेना है तो हॉरिजॉन्टल लेजर पाइप और डायगोनल्स भी लगाना पड़ सकता है। ये पढ़ाई की बात है। एडिशनल आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी तो मैं इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाया हूँ, लेकिन नॉर्मली अगर कोई स्टूडेंट हमारा वीडियो देख रहा है या 10-12, अगर मान लीजिए एक अंडर 18 बच्चे भी देख रहे हैं, तो ये चीज़ आप जानिए कि दुनिया में सिर्फ एक माता पिता ही होता है जो अपने बच्चों को निस्वार्थ पैसा देता है। मतलब शुरुआती दौर में आप पढ़ने के लिए आपको पैसा दे रहा है, जब पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया, मतलब आपका उम्र अगर 20-21-22 साल, पढ़ाई लिखाई खत्म होने के कगार पर, जनरल ग्रेजुएशन हो चाहे टेक्निकल या जो भी हो, फिर भी आपको पैसा देते रहते हैं। बाकी दुनिया अगर आपको एक पैसा भी देगा तो उसके बदले में काम चाहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, माता पिता के बाद आपको फ्री में आपको कोई पैसा नहीं देगा, एकदम सीधा बात है। तो करना क्या है वो आपको समझना है, सीरियस होइए, पढ़ाई कीजिए। कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको हैंड टू माउथ होना नहीं पड़े, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। कई तरह नौकरी है, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, अपना व्यवसाय है, सभी चीज़ है। तो ये जान जाइए कि माता पिता के बाद आपको फ्री में कोई पैसा नहीं देगा। माता पिता अगर बूढ़े हो गए, हाथ पैर काँप रहा है, बीमार हो गए, उनका देखभाल की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। एटलीस्ट भारतीय सोसाइटी में तो ये है, इंडियन सोसाइटी में, अमेरिका और यूएसए और यूरोप का हम नहीं बता सकते। तो बी केयरफुल, अपना जिम्मेदारी निभाइए, ठीक है। लालच में नहीं पढ़ने का, नेट पर जाकर उल्टा पुल्टा वीडियो देखकर किसी कोर्स को नहीं खरीद लेना है जो फायदा नहीं हो, है ना। कोर्स, बुक्स बुक्स जो होता है वो आपके नॉलेज के लिए होता है, आपके एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। बुक्स पढ़ कर आप उसमें उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बुक्स में जो नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जो थ्योरी है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे होता है, थ्योरी लिखा रहता है बुक में, लाइट का रिफ्लेक्शन ये हो रहा है, इसमें ये केमिकल डालने से ये रिएक्शन होता है, ये लिखा है। लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए लैब होता है ना। लैब में जाके आपको प्रूफ करना रहता है कि ये चीज़ है। तो बुक्स में थ्योरी लिखा हुआ है, उसको प्रूव करने के लिए, उसे अर्न करने के लिए आपको फिजिकली मेहनत करना पड़ेगा। इसीलिए बिना सोचे समझे कोई कोर्स नहीं खरीद लेना है। नहीं तो आजकल देख रहे हैं बिंद्रा जी और क्या क्या ये सब जो हो रहा है, ठीक है ना। मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में नहीं पड़ी है, सुनिए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। किसी भी चीज, आदमी में अनुभूति का क्षमता है, सुख दुख डर ठंडा गर्मी, हर परिस्थिति में शरीर के अंदर में अलग अलग रिएक्शन होता है, अलग अलग केमिकल निकलता है। डोपामाइन उसमें से है, एक
हार्मोन जिससे जितना अधिक सेक्रेट करेगा उतना अधिक आपको खुशी और उत्तेजना का फीलिंग होगा। और भी है कुछ हार्मोन सब। तो वो जो मोटिवेशनल स्पीकर का आप सुनते हैं तो आपके अंदर में खुशी वो पैदा करता है, एक्साइटमेंट पैदा करता है, हार्मोन रिलीज होता है। उस चक्कर में कई लोग गलत डिसीजन ले पड़ता है। तो अपने आप पर कंट्रोल रखने का, जो भी चीज़ आपको पढ़ना है, आज के डेट में इंडिया में हर चीज़ का बुक अवेलेबल है। ठीक है, हर चीज़ का बुक अवेलेबल। आप मार्क कीजिएगा, जो लड़के बड़े बड़े आप रख लो कि IIT निकालते हैं या UPSC एग्जामिनेशन निकालते हैं, वो क्या कोर्स खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का कोर्स करने से नहीं होगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही अच्छा कोचिंग है, वो कोचिंग भी पढ़ाता है, वो जो पढ़ाता है बोर्ड पर उससे रिलेटेड उसके पास बुक भी होता है, ताकि स्टूडेंट बाद में भी उसको रिवाइज करते रहे। कोचिंग के पैकेज में बुक खरीदता है, लेकिन ओवरऑल काम आप ही को करना है। पढ़ना है, समझना है, एग्जाम देना है, पैसा कमाना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, करना आप ही को है। जो बुक लिखा हुआ है, जो बुक लिखा है ऑथर, उसका काम है वो बुक लिखने का, उसका वो व्यवसाय है। वो किसी कॉलेज में टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, अपना नॉलेज को बुक पर उतारा है, बुक उसका सेल हो रहा है, उससे उसको पैसा मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है, वो अब उसका अपना सेक्टर है। अब उस बुक और उस नॉलेज को लेकर फिर आपको काम करना है अपने लिए। ठीक है, तो दो चीज़ है, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर सबके चक्कर में नहीं पड़िए, इंटरटेनमेंट के लिए सुन लीजिए। और दूसरा है, एकदम इसको दिमाग में बैठा लीजिए। माता पिता के अलावा कोई भी आपको अगर एक पैसा भी देता है तो वो आपका पसीना निकाल देगा। ठीक है, इतना इजी गोइंग नहीं है। माता पिता का बुढ़ापा का सहारा बनिए। माता पिता अपना तैयारी करता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खाना चलेगा, वो तैयारी करते हैं। उसी तरह आपको भी तैयारी करना है कि अगर माता पिता अपना खुद अर्निंग्स नहीं कर पाए, खुद अपने आप को देख रेख नहीं कर पाए, तो आपको भी करना है। ठीक है, जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, तभी एक सशक्त समाज का बनेगा। नहीं तो बीमार परिवार बीमार समाज का निर्माण करेगा। शारीरिक बीमारी हो या मानसिक बीमारी हो, है ना। मानसिक बीमारी तो और ही अधिक घातक है। ठीक है ना, मानसिक बीमारी बहुत घातक है, क्योंकि शरीर उस समय ऊर्जा के लिए खाना मांगता है, खाना पैसा से आता है। ठीक है, शारीरिक बीमारी में कम से कम आदमी क्या है कि अ, दवा दारू से ठीक हो जाता है, फिर अपना काम पर निकल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। शटरिंग में कुछ और स्पेसिफिक चीज़ है जो हम आपको बताएंगे होमवर्क में, हम चाहते हैं बता दें, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे लैग कर रहा है ना। फिलहाल कुछ बुक्स है, जैसे खन्ना पब्लिकेशन का बुक है सिविल इंजीनियरिंग गाइड बुक, उसको लेके आप ये देख सकते हैं कि जो मटेरियल है, शटरिंग में कितना नेल्स लगेगा, कितना बैटन्स लगेगा, बैटन का साइज कैसा हो सकता है, पर स्क्वायर मीटर या पर 100 स्क्वायर मीटर कितना उसमें नेल लगेगा। देखिए, नेल जो है सो 1 इंच, 1.5 इंच, पौन इंच, है ना, 3 इंच, कभी कभी 4 इंच, कभी कभी 4 इंच, इस ढंग से नेलिंग का यूज होता है। तो प्लानिंग के लिए वो भी जरूरी है। आपको देखना पड़ेगा कि जो शटरिंग बोर्ड है उसका थिकनेस, जो उसमें लगने वाला बैटन है उतना थिक, उसका थिकनेस कितना है, अगर उसको जो है सो नेलिंग करने के लिए कितना इंच का नेल चाहिए, ये सभी चीज़ आप हैंड बुक से लीजिए। और अगर इसको जानना चाहते हैं तो हमारा कमेंट में डाल के आप लिखिए, वो भी बता देंगे। शटरिंग बोर्ड का थिकनेस भी डिजाइन से गवर्न होता है। शटरिंग बोर्ड जो होता है प्लाईवुड, है ना, प्लाईवुड, उसका थिकनेस भी डिजाइनर गवर्न करता है, डिजाइनर निकालता है। तो डिजाइनर के पास हम कब जाते हैं, जब क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है कि फॉर्मवर्क डिजाइन करना है, या हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है सो स्ट्रक्चर बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर है, जैसे
प्री हीटर के केस में है, जैसे टरबाइन के केस में है, जैसे चिमनी के केस में है, या डैम ब्रिज के केस में है। तो डिजाइन करवाते हैं तो थिकनेस भी निकलता है। कभी कभी वुड के जगह पर हम लोग को स्टील भी यूज़ करना पड़ता है। तो इंजीनियरिंग में क्या है कि एग्जीक्यूशन भी करना है, प्लानिंग भी करना है। प्लानिंग करने के लिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स कि जो मटेरियल है उसका स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए। जहाँ पर आपको 12 mm के बोर्ड से काम चल जाएगा, वहाँ अगर 19 mm 20 mm का बोर्ड लाएंगे, प्लाई बोर्ड। जहाँ आपको 6 mm 8 mm से काम चलने वाला है, वहाँ 12 mm लाएंगे। जहाँ 1.5 इंच 1 इंच के बटन से काम चलने वाला है, वहाँ अगर 2 इंच और 2.5 इंच का बटन लाएंगे तो कॉस्ट पड़ेगा। एज ए इंजीनियर आपको देखना है, छोटा छोटा कॉस्ट करके आप बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। उसको जो बचा हुआ कॉस्ट है, या तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, या क्वालिटी क्वालिटी मेंटेन होगा। क्वालिटी मेंटेन करना भी एक प्रॉफिट है। इससे आपका कंपनी का और आपका इमेज भी अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। कहने के लिए बहुत सारा चीज़ रहता है, वीडियो लंबा होने के कारण उतना कहना मुश्किल है।